तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर जिसमें हम लोग कंटिन्यू लगातार क्लास 10th और क्लास 9th 11th 12th यानी सभी क्लासेस से रिलेटेड फिजिक्स की वीडियो को लगातार अपलोड करते आ रहे हैं। तो उसी सीरीज में हम लेक्चर नंबर 8 लेके आए हैं जो क्लास 10th के लिए है, और ये हमारा आपको बताया था ये सेशन आपका 24-25 में जो आप बच्चे पेपर देंगे उनके लिए डेडिकेटेड है। तो देरी न करते हुए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो अभी तक हम जो पीछे पढ़ के आए हैं उनमें हम लोगों ने किन किन चीज़ों को पढ़ लिया। हमने प्रकाश का परावर्तन पढ़ लिया, परावर्तन के दो प्रकार पढ़ लिए थे कि विसरित परावर्तन किसे कहते हैं, नियमित परावर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद आगे आए तो हमने दर्पणों के बारे में पढ़ा कि गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण में भी दो प्रकार होते हैं, एक उत्तल दर्पण और एक अवतल दर्पण। इनकी परिभाषाएं क्या थी और परिभाषाओं को समझने के बाद हमने आगे उनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी, प्रतिबिंब के प्रकार पढ़े थे। तो वो परिभाषाएं जो हमने पढ़ी थी अब उनका धीरे धीरे करके हम यूज करेंगे, क्योंकि वो परिभाषा ही अब इस चैप्टर को पूरी तरह एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करेंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंधी सूत्र। फिजिक्स में आप ये ध्यान रखना कि दो अगर राशियां हैं, भौतिक राशि, जैसे यहाँ एक दे रखा है, एक तो फोकस दूरी दे रखी है दर्पण की और एक क्या दे रखा, वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, स्मॉल आर से। तो अब हमारे पास इसकी डेफिनेशन बोर्ड पर लिखी हुई है, तो क्या है डेफिनेशन उसको पढ़ते हैं। तो जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा हो, आपने देखा होगा वो दर्पण बहुत छोटा होता है। द्वारक आपको पता है, अगर हम दर्पण लें, दर्पण का यहाँ से लेके ये जो व्यास मिलेगा, ये वाला व्यास, इस जिसको हम M1 M2 बोलते हैं, आपने पिछली वीडियोस पढ़ी होंगी उनमें आपको पता होगा। इसको हम स्पेशली डेड डैश लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो द्वारक है, ये वही द्वारक है जब दर्पण का द्वारक यानी ये वाला साइज जो, जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या आपको पता है, जैसे ये इसका C है और यहाँ से ये जो P पॉइंट तक के लिए ये जो डिस्टेंस होगी इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ये होगी वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण का द्वारक की जो लेंथ हो इसके कंपैरिजन में क्या हो, छोटी हो, यानी हमारा आर क्या हो, बड़ा हो। किससे, आर बड़ा होना चाहिए इस M1 M2 के डिस्टेंस से, यानी M1 M2 की जो दूरी है ये कैसे होनी चाहिए, इस के कंपैरिजन में, आर के कंपैरिजन में कम होनी चाहिए। तो उस कंडीशन में जब दर्पण का द्वारक वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा छोटा होता है तो उस स्थिति में हमने क्या कहा है, तो फोकस दूरी, जो दर्पण की फोकस दूरी जिसे हम स्मॉल f से रिप्रेजेंट करते हैं, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या आपको मालूम है और आपको पता होगा, एक मुख्य फोकस पॉइंट मिलता है और P से लेकर के ये ध्रुव होता है, ध्रुव से लेकर के मुख्य फोकस तक की जो दूरी होती है उसको हम लोग फोकस दूरी बोलते हैं। ये सब हम लोग पिछली वीडियोस में हम काफी बार डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें ये देखना है, अब ये फिलहाल के लिए तो आपको ये पता होना चाहिए कि F = R/2 होता है, एक फॉर्मूला है जिससे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसा ही क्यों है, तो इसका एक डेरिवेशन है, उस डेरिवेशन को समझेंगे कि ये डेरिवेशन के अकॉर्डिंग F = R/2 होता है या नहीं होता है। वैसे ये डेरिवेशन का मतलब सूत्र, ये कैसे आया उसका निगमन। ये निगमन आपके बोर्ड के पेपर के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड के पेपर में आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी बेसिक नॉलेज के लिए, क्योंकि पहले हाई स्कूल का जो सिलेबस होता था उसमें ये सारे सूत्र के निगमन दिए होते थे, जिनसे बच्चों का क्या होता था, बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता था। बट ठीक है, अब नहीं दे रखा है, लेकिन आपकी नॉलेज के लिए जरूरी है, तो इसलिए मैं इसको ड्राइव कर रहा हूं, तो आप लोग कंटिन्यू इस पर ध्यान दीजिएगा। तो अब मैं जल्दी से इसको रफ कर देता हूं। तो बेटा देखेंगे अब हम क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले का प्रूफमेंट हम करेंगे, सत्यापन। सूत्र का सत्यापन या निगमन कह सकते हो आप, या सत्यापन कह सकते हो, या उत्पत्ति भी बोल देते हैं, कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे वर्ड आप वो बोल सकते हो। तो अब इसके लिए हमें एक डायग्राम लेना होगा, तो हमने एक डायग्राम लिया है
हमने सबसे पहले एक अवतल दर्पण लिया, और उससे पहले कुछ छोटी बातें और आप लोगों को समझनी है। हमें पता है प्रकाश के परावर्तन में हमें बहुत अच्छे से पता है, अगर एक समतल दर्पण है, प्रकाश किरण आ रही है, जिस बिंदु पर आ रही है आपतन बिंदु, जहां से जाएगी आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को टकरा के जाने वाली किरण को हम लोग क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आती है इसको आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे काल्पनिक रेखा खींचते हैं, इसको अभिलंब बोलते हैं हम लोग। अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसे आपतन कोण बोलते हैं, उसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये वाला जो कोण होता है परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण बोलते हैं, उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, ये हमने समतल दर्पण के लिए बता दिया है। ऐसी गोलीय दर्पणों में आप लोगों को बताया था कि जैसे गोलीय दर्पण में हम ऐसे ही ले लेते हैं अवतल दर्पण, समतल दर्पण के बारे में पता पड़ेगा। और एक इंपॉर्टेंट बात यह है, परावर्तन की क्रिया में हमेशा ध्यान रखें, चाहे गोलीय दर्पण हो चाहे समतल दर्पण हो, हमेशा एंगल आई यानी कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के हमेशा बराबर होगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो चलो ये तो आप लोगों को पता पड़ गई, ये एक बेसिक पॉइंट पता पड़ गया। ऐसे ही हम लोग अवतल दर्पण के लिए फॉर्मूला प्रूफ करने वाले हैं, तो पहले अवतल दर्पण से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। और इस तरह की आकृति हम लोगों के लिए क्या होती है, अवतल दर्पण होती है। और आपको बताया था हमने कंडीशन फिक्स कर दी है कि जब भी हम कोई गोलीय दर्पण लेंगे, चाहे वो उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसके जो दो तल हैं, दो तल क्या है, एक तो जहां पेंट हो रहा होता है उसको कलई तल बोलते हैं, कलई तल, और एक होता है आप लोग को जहां आप चेहरा देख सकते हैं, जहां परावर्तन की क्रिया होती है, ये वाला, इसको हम परावर्तक तल कहते हैं। ये सब चीजें मैं आप लोगों को पिछले वीडियोस में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है वो समझिए। अगर कोई भी, ये एक रेखा हम लोग लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष, ये P हो गया, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, मुख्य अक्ष, और यहां मेरे लिए C होता। अगर हम कोई भी एक क्या कर रहे हैं, प्रकाश किरण ले रहे हैं जो ऐसे करके आई, टकराएगी, और टकराने के बाद हमें पता है वो कहां से होकर के आती है, एक पॉइंट होता है जिसको मुख्य फोकस कहते हैं, ये बहुत अच्छे से पता है। तो अब अगर मुझे इसमें परावर्तन की क्रिया के लिए आपतन कोण और परावर्तन कोण बनाने की आवश्यकता होती है, तो उसको कैसे दिखाया जाएगा। तो आपको पता होगा कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का जो मापन होता है वह अभिलंब से होता है, क्योंकि आने वाली किरण यानी आपतित किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो क्या होता है, आपतन कोण। और इसी तरीके से परावर्तित किरण का यानी टकरा के जाने वाली किरण का अभिलंब के साथ जो कोण बनता है वो क्या होता है, परावर्तन कोण। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में एक बात और इंपॉर्टेंट बताई है, और जिन्होंने नहीं देखी है वो पिछली वीडियोस को बहुत अच्छे से देखें, और नहीं तो इधर समझ ले कि किसी भी गोलीय दर्पण का अभिलंब किसी भी दर्पण के किसी भी बिंदु पर खींचना हो तो हमें क्या करना होगा, ये जो आप लोगों का वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से खींचा जाता है, यानी कि ये इस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पर प्रकाश किरण आ रही है, इसका क्या होगा, अभिलंब होगा। ये रेखा जो है, जो हमने डैश करके खींची है, तो ये यहां जो कोण बनेगा ये आपतन कोण होगा, और ये जो कोण होगा ये परावर्तन कोण होगा। और हमें डायरेक्शन दे देनी है, आपतित किरण हो गई और ये परावर्तित किरण। ये इंपॉर्टेंट बात है जिसका मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, और ये प्रूफ करके दिखाऊंगा ऐसा होता है कि नहीं होता। और मैंने आपको एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है जिसमें मैंने बताया था कि जब हमारे एंगल बहुत ज़्यादा छोटे हो जाते हैं, जब कोई भी अगर हम त्रिभुज ले रहे हैं, खासकर समकोणीय त्रिभुज, अगर उसमें ये एंगल थीटा बहुत ज़्यादा छोटा हो जाए, या फिर ये जो लंब है, लंब मेरे लिए क्या हो जाए, बहुत ज़्यादा छोटा हो जाता है, तो हम लोग उस समय क्या कह देते हैं, उस समय tan थीटा अप्रॉक्सीमेट इक्वल होता है थीटा के, यानी कि जो वैल्यू हमारी tan थीटा से आनी चाहिए थी वही थीटा से निकल के आती है। कंडीशन ये है कि जब हमारा कोण क्या होता है, बहुत ज़्यादा छोटा होता है, और छोटा होने की कंडीशन ये है कि आपकी लंब की लंबाई जो है ना बहुत कम हो, यानी कि ये पॉइंट A और ये पॉइंट B एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास में हो। जब A पॉइंट B पॉइंट के बहुत ज़्यादा पास में होगा तो जनरल सी बात है कि लंब क्या होगा, छोटा होगा। तो अब उसी को लेकर के हम इसको ड्राइव करने वाले हैं, तो देखें कैसे करेंगे जल्दी से। तो इसको जल्दी से रफ करते हैं और मैं फाइनल डायग्राम बना करके आपको समझाता हूं। तो हमने एक प्यारा सा एक डायग्राम पहले बोर्ड पर बना लिया। बेटा मैंने आप लोगों को वीडियो में दर्पण दिखाया था। दर्पण हालांकि इतना बड़ा होता नहीं है, बहुत छोटा होता है, लेकिन हमें समझने के लिए हमने इसको क्या कर रखा है, थोड़ा बड़ा करके दिखा रखा है। तो पीछे इसमें कलई हो रही है, हमें एक पॉइंट लेना है, ये इसका शायद
लगभग मिड में ही आ रहा है, तो इसको ले लेते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे, दर्पण का ध्रुव। अब यहां से एक रेखा लेंगे, बिल्कुल सही है, सीधी आई है रेखा। और लगभग लगभग हमारा दर्पण भी सही आया है, ये M1 M2। तो ये क्या होगा, इस तरीके से ये जो रेखा है ये दर्पण का द्वारक है, ये जो रेखा मैंने बनाई है। आप इसे नहीं भी बनाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मुख्य रूप से ये क्या है, मुख्य अक्ष आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हमें प्रूफमेंट के लिए हमने क्या कर रखा है, हमने C को इधर लिया, क्योंकि हमें इससे बड़ा दिखाना है, थोड़ा सा द्वारक से बड़ा। तो वक्रता त्रिज्या P से लेके जो C तक का डिस्टेंस होगा वो मिलने क्या होगा, वक्रता त्रिज्या होगी। यानी कि यहाँ से ये वाला जो डिस्टेंस C से लेकर के हम इसको इधर से बना देते हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे, मैं इसलिए इसको रिमूव कर देता हूँ। आप समझ तो चुके ही हैं पिछली वीडियो से। और ये C से बिल्कुल सीधा लेके आया, ये जो डिस्टेंस होने वाली है सीधी लाइन इन दोनों की, P से जब हम C की ओर चलेंगे तो ये डिस्टेंस होगी वक्रता त्रिज्या, जिसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया है, ये स्मॉल r। अब हमने एक रेखा ली जो मुख्य अक्ष के बिल्कुल समांतर चल रही है, एक बिंदु पर आ रही है। और जनरल सी बात है, हमें पता है दर्पण के अगर परावर्तक तल पर कोई भी आपतित प्रकाश किरण गिरेगी तो जिस बिंदु पर आती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और उसके बाद क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन के लिए भी आपको बताया था, जब भी कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलती है तो हमें क्या हो जाएगी बेटा, वो दर्पण से टकराने के पश्चात वो क्या होगी, अवतल दर्पण में एक बिंदु से होकर के जाएगी। वो कौन सा बिंदु होता है, मुख्य अक्ष। तो ये समथिंग यहां से ऐसे करके निकल जाएगी। तो ये बेटा मुख्य फोकस पॉइंट है जिससे ये निकल जाएगी, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से ये जो C पॉइंट है यहां से अभिलंब ड्रॉ करना है। तो इसको मैं रेड मार्कर से बना देता हूं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता पड़ जाए। देखें, तो आपको ये रेड वाला जो मार्कर दिखाई दे रहा है ये आपका किसका काम कर रहा है, अभिलंब का। इसको और पीछे की ओर आप बढ़ा दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभिलंब हो गया। तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा I। ये जो बेटा एंगल बनेगा ये I होगा। इसको मैं अपनी तरफ से थीटा एंगल दे रहा हूं। ये एंगल I होगा जिसको मैंने नाम दे दिया है। चलो पहले समझ लेते हैं। ये एंगल I होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये एंगल R होगा। ये हमें पता है बहुत अच्छी तरीके से। अब हमें जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग मैंने यानी इसकी वैल्यू अगर 5 डिग्री है तो ये 5 डिग्री होगा, ये 30 डिग्री है, अगर 30 अंश का है तो ये भी 30 अंश का होगा। तो मैंने इनको समझाने के लिए यहाँ पर इसको थीटा कह दिया है। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दोनों को थीटा का, क्योंकि I जितना होगा उतना ही R होगा दोनों को। अब क्या किया, मुझे जो प्रूफ करना है उसके लिए मैंने इस पॉइंट को मैंने कोई पॉइंट A कहा और यहां से एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। बिल्कुल सीधे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर दी। अब हो जाएगा हमारा प्रूफमेंट। तो अब प्रूफमेंट के लिए क्या कर रहे हैं, अगर आप देख रहे हो तो आपके पास ये A पॉइंट है, इसको भी एक कोई पॉइंट दे दो, आप इसको एक B पॉइंट बोल दो। ये मेरे लिए B पॉइंट हो गया, थोड़ा बड़ा बना देते हैं B पॉइंट। अब बेटा देखें, अगर आपके पास कुछ चीज़ें मैथमेटिक्स का थोड़ा सा यूज़ करेंगे और खासकर किसका यूज़ करेंगे मैथमेटिक्स में, आप लोग ज्यामिति का। तो ज्योमेट्री का मैं यहाँ यूज़ करने वाला हूँ और ज्योमेट्री के कौन से सेक्शन का यूज़ करूँगा। अगर आप देख रहे होंगे इस तरह का ये एंगल अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर अगर ये थीटा है तो बेसिकली ये भी क्या होगा, मैथमेटिक्स के रूल से ये थीटा होगा। और अगर आप देख रहे हो इधर ये वाली लाइन और इस वाली लाइन, तो अगर आप इन दोनों को मिलाओगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 थीटा हो जाएगा। और मुझे कमेंट सेशन में बताना मैंने मैथमेटिक्स के किस रूल से इसको थीटा और इसको 2 थीटा कहा, तो जरूर बताना। आपने मैथमेटिक्स में छोटी क्लासों में पढ़ रखा है। अब हम इसको यूज करने वाले हैं। देखो बेटा,
आपको पता है P से लेकर के F तक का ये जो दूरी होती है, P से लेकर के F तक की दूरी, उसको फोकस दूरी कहते हैं और इसको स्मॉल f से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो इसका प्रूफमेंट करने वाले हैं। तो हमने सबसे पहले कौन सा त्रिभुज उठाया, सबसे पहले जिसको हमें प्रूफ करना है, उस हिसाब से मैंने एंगल समकोणीय त्रिभुज लिया, क्योंकि आप देख रहे होंगे 90 डिग्री बनना है यहाँ पर। तो इस 90 डिग्री हमने उठाया। समकोणीय त्रिभुज किसी को भी उठा लो, आपका प्रूफमेंट फिर भी हो जाएगा। तो हमने लिखा समकोणीय त्रिभुज। समकोणीय त्रिभुज कौन सा लेते हैं हम लोग, पहले ले रहे हैं एफ, ये रहा ABF से। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू, ये जो A से B लेके B, ये जो मैंने इमेजिनरी लाइन बनाई है, इसकी वैल्यू आप सवाल करेंगे तो मतलब ये किसकी वैल्यू होगी, ये आपने जो वस्तु ले रखी हो उसकी वैल्यू होगी। तो ये AB की लेंथ मुझे पता होगी और ये लेंथ मुझे ऑलरेडी पता है। और आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इसको बोलेंगे कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी, लंब बटे और ये वाली आधार। और लंब बटे आधार किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के। तो हम लगाएंगे, तो समकोणीय त्रिभुज ABF से, तो हमने यहाँ लिखा tan, कितना एंगल बनना है यहाँ, थीटा का काम कर रहा है 2 थीटा, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगी किसकी, AB। वैसे हमें आपको बता दूं सारी दूरियां P से नापे जाएंगे, कहां से, जब हम कोई भी अगर डिस्टेंस नाप रहे हैं तो P से नापा जाएगा, चाहे इधर की तरफ चाहे इधर की तरफ। ऐसी जब ऊपर या नीचे कोई भी डिस्टेंस नापा जाएगा दर्पण में, तो आप ध्यान रखेंगे मुख्य अक्ष से नापा जाएगा। तो मुख्य अक्ष से नापेंगे तो पहले आएगा B, तो BA अपॉन, ये हो गया, लिख लो चाहे यहां लंब लिख सकते हो आप, लंब बटे आधार। तो लंब का काम कौन कर रहा है, BA, और आधार का काम कौन कर रहा है यहाँ, B से लेकर के F, B से लेकर के F। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो इसी पर, अब हमने दूसरा त्रिभुज उठा लिया, समकोणीय त्रिभुज। अब उठा लिया आपने ACB या ABC, ABC से। अब इसको उठाएंगे, ABC को जब आप उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा tan थीटा इज इक्वल टू BA अपॉन, अब क्या आ जाएगा, B से लेकर के C, B से लेकर के C। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया बेटा, ये इक्वेशन सेकंड हो गया। दो इक्वेशन मेरे पास आ गई। रियलिटी में दर्पण इतना बड़ा नहीं होता है, पहली बात। और आपने देखा इतना सा होता है, जरा सा, थोड़ा सा ही मुड़ा हुआ होता है। अब इस बात को कह क्यों रहा हूं, इसे भी समझते हैं। इस बात को कहने से क्या तात्पर्य निकलने वाला है, दर्पण लगभग बेटा इतना सा होता है, थोड़ा ही कर्व होता है। अगर मैं इन सब चीज़ों को यहाँ बनाऊं तो अगर आप देखेंगे रियलिटी में, तो इस पर जब हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये B पॉइंट बहुत P के नज़दीक होता है। तो दर्पण की एक तो वक्रता कम होती है, और रियलिटी में ये जो A पॉइंट है किसके पास होता है, बहुत ज़्यादा, A पॉइंट P पॉइंट के बहुत ज़्यादा पास में होता है। तो ध्यान रखेंगे यहाँ पर वास्तविकता में बिंदु कैपिटल A ध्रुव कैपिटल P के अत्यंत निकट स्थित होता है, तो उस स्थिति में जो B से लेकर के F तक का डिस्टेंस है, जो B से लेकर के F तक का डिस्टेंस है, वो रियलिटी में किसके अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, P से लेके F तक के
और ऐसे ही जो B से लेकर के C तक का डिस्टेंस है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा, क्योंकि B पॉइंट किसके पास पहुंच गया, P के पास। तो ये समझ लो हमने P से ही नापा है सब कुछ। तो B से लेके जो C तक का डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा P से लेकर के C तक के डिस्टेंस के। अब अगर आप देख रहे हो P से लेकर F तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, स्मॉल f, फोकस दूरी। और दूसरा बेटा P से लेकर के C, P से लेकर के कहाँ गया बेटा, P से लेकर के C, इसको बोल रहे हैं हम स्मॉल r, जिसको हम बोल रहे हैं वक्रता त्रिज्या। और एक बात बेटा मैंने कहा था आपको शॉर्ट वीडियो में मैंने बता रखी है, तो आप जरा ध्यान दें इधर। अगर आप देख रहे हो जब ये पॉइंट A किसके पास पहुंच जाएगा, P के पास, थोड़ा सोचो, जब ये A पॉइंट P के बहुत पास में आ जाएगा तो ये एंगल क्या हो जाएगा, धीरे धीरे करके छोटा हो जाएगा। और यहीं पे ये हो गया, तथा tan थीटा का जो काम करने लगेगा कौन करेगा, थीटा, तथा tan 2 थीटा का काम कौन करने लगेगा, 2 थीटा। तो यानी कि अब हमारी जो वैल्यू tan थीटा से निकल के आ रही थी वही थीटा से आ जाएगी, और ऐसी tan 2 थीटा से जो वैल्यू निकल के आ रही थी वो किससे आ जाएगी, 2 थीटा से निकल के आ जाएगी। तो अब हमारे लिए ये सारे पॉइंट हमने लिख दिए, अब हमारे काम करना है। तो अब हम इसके आगे यहाँ लिख रहे हैं, इस आधार पर समीकरण 1 से, समीकरण 1 को उठाओ भाई, समीकरण 1 क्या हो जाएगा, tan 2 थीटा की जगह क्या लिखना पड़ेगा, केवल 2 थीटा। अब वो किसके बराबर बैठेगा, BA। तो आप लोग देख रहे होंगे कहाँ गया, सॉरी, BA। तो हमने BA को उठाया, tan थीटा बराबर BA अपॉन BF, और BF को हम क्या लिख सकते हैं, F, स्मॉल f। ठीक है, अब हमने कहा हाँ, इसको दे दिया समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार समीकरण किससे ले लिया बेटा, समीकरण 2 से, और समीकरण 2 को उठाएंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट आने वाला है, तब आएगा थीटा इज इक्वल टू, केवल थीटा इज इक्वल टू BA अपॉन BC, और BC को क्या बोल रहा हूं मैं, स्मॉल r। तो फटाफट से आप इसे उतार लीजिए, क्योंकि अब फाइनल रिजल्ट आने वाला, फटाफट से उतार लीजिए आप जल्दी से। तो आपने उतार लिया होगा, तो बेटा आप आगे देखो जल्दी से। अब फाइनल रिजल्ट, हमने ये सब कुछ कर लिया है। मेस थीटा यानी इस समीकरण 4, यानी थीटा का मान समीकरण किस में रखने पर, थीटा का मान समीकरण इधर कर देता हूं, फाइनल जो है, फाइनल इधर। तो मैंने लिखा थीटा का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण रख लेता हूं बेटा 3, समीकरण 3 में रखने पर, और जैसे ही मैं इसको रखूंगा तो फिर क्या निकल के आएगा, जल्दी देखो, 2। और थीटा की वैल्यू आपने कितनी निकाली है, BA अपॉन R, BA अपॉन R इज इक्वल टू, आगे क्या आ जाएगा, BA अपॉन, नीचे क्या आ जाएगा, स्मॉल f। तो आप जानते होंगे BA से BA कट जाएगा, तो मेरे पास आएगा 2 अपॉन R इज इक्वल टू f। तो अब आपके पास क्या आ जाएगा, अब इसको अगर आप देख रहे हो, BA 2, सॉरी बेटा, थीटा की वैल्यू कितनी आई, BA अपॉन R, तो 2 अपॉन R, और यहां आएगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक कर गए, हाँ, तो यहां 1 आएगा और यहां f, मल्टीप्लाई कर दो तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2f, या f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/2। और यही हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो अब आपको पता पड़ गया होगा कि हम f इज इक्वल टू R/2 कैसे लेते हैं। बहुत से डायरेक्टली बच्चों को ये बोल देते हैं बेटा कि ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट किसके, C और P के बीच में आता है। वैसे एग्जैक्टली बीच में नहीं आता है, अलग अलग कंडीशनों में अलग अलग आता है। बीच में आने के लिए जब ये कंडीशन है, जब ये A पॉइंट कहाँ हो, बहुत ज़्यादा क्या हो, P के नज़दीक हो, तब ये बीचों बीच आता है। तो उसी कंडीशन को लगा करके हमने ये किया है। वैसे फॉर्मूला कुछ और होता है, लेकिन हमारे हाई स्कूल के सिलेबस में जो वैलिड है वो ये है। तो आई होप ये आपको पूरी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।
आगे जल्दी, बहुत जल्दी हम लोग पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, तो फटाफट से आप उसे उतार लें और उन सभी बच्चों तक इन वीडियो को पहुंचाएं जिन बच्चों को इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अपने कमेंट जरूर करें कि इस वीडियो पर जरूर ध्यान से आप अपने कमेंट करें, तो मुझे पता लगता रहता है कि आप लोग अपनी स्टडी को कैसे कर रहे हैं। तो बेटा आज का केवल इतना ही रहेगा। धन्यवाद।